अस्सलामुअलैकुम क्लास। कोर कोर्स ह्यूमन बॉडी बुक 1 का चैप्टर जो हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है और आज के इस लेसन में हम ब्रेन के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ ब्रेन, इट्स पार्ट्स एंड इट्स वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे और उसके बाद जो है फिर हम उर्दू मीडियम का भी साथ ही करेंगे। इसके सेकंड पोर्शन में जो है उर्दू मीडियम और फर्स्ट पोर्शन में इंग्लिश मीडियम का लेक्चर होगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ब्रेन। द ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट और सेंटर जो है बेसिकली वो ब्रेन है। और ये आपकी बुक जो है 62 पेज नंबर से हम स्टडी कर रहे हैं। इट ऑक्युपाइज द क्रेनियल कैविटी। और अब अगर ब्रेन की बात करें तो ये ब्रेन जो है तो ये क्रेनियल कैविटी के अंदर जो है मौजूद होता है ब्रेन एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ अबाउट 100 बिलियन मल्टीपोलर न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर्स। अब एक एस्टिमेटेड अंदाजे के मुताबिक 100 बिलियन जो है न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर जो हैं एक ब्रेन में मौजूद होते हैं। 100 बिलियन। ठीक है, तो ये क्या एवरेज बताई गई है। तो ये है ब्रेन। सेल्स ऑफ ब्रेन कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ब्रेन में जो है 2 तरह के सेल्स होंगे। एक तो हमें पता है न्यूरॉन्स और उसके साथ साथ न्यूरोग्लियल सेल्स भी मौजूद होते हैं। ब्रेन में 2 तरह के सेल्स होंगे, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। और अब इन्हें देखते हैं कि न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स क्या हैं। दूज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन। न्यूरॉन्स क्या हैं जी? वो सेल्स हैं जो कि ब्रेन का नर्वस सिस्टम की फंक्शनल इकाई जो हैं वो है न्यूरॉन्स। बेसिक यूनिट्स हैं इनके सेल्स ये। अब न्यूरोग्लियल सेल्स की अगर हम बात करें, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द ब्रेन। तो ये वर्ड याद रखने वाला है, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के सेल्स असल में तो न्यूरॉन्स ही हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए न्यूरोग्लियल सेल्स मौजूद हैं। द ब्रेन कंटेन्स सेंटर ऑफ सेंसरी फंक्शंस। तो ब्रेन के पास जो है क्या क्या चीज़ें, सेंसरी फंक्शन, चीज़ों को सेंस करने वाला सेंटर्स भी हैं। सेंटर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। तो मसल की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो होती है या मसल की मूवमेंट जो है उसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो भी उसका भी एक मरकज़ है ब्रेन के अंदर। सेकंड ये, और थर्ड जो है रेगुलेशन ऑफ विसरल एक्टिविटीज़। और जो है बॉडी के इनर साइड पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है, हार्ट पंप कर रहा है, ब्रीदिंग, लंग्स ब्रीथ कर रहे हैं, किडनी फिल्ट्रेशन का फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे विजरल जो है इंटरनल पार्ट्स जो इंटरनल आर्गन जो हैं उनकी एक्टिविटी में रेगुलेशन भी ब्रेन ही बेसिकली कर रहा होता है। तो हमने इसमें देखा है कि ब्रेन के पास कौन से मेन सेंटर्स होते हैं। सेंसरी सेंटर, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज़ और मूवमेंट्स, और उसके बाद रेगुलेशन ऑफ विसरल कैविटीज़ एक्टिविटीज़ जो हैं, जितने भी विसरल आर्गन्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को जो रेगुलेट भी किया जाता है। तो 3 मेन काम जो हैं वो उसमें हो रहे होते हैं। ब्रेन इन चीज़ों को भी रेगुलेट कर रहा है। ये था जी ब्रेन, और इसके सेल्स जो हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है जी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन के पार्ट्स की अगर हम बात करें, द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। तो दिमाग को अगर देखा जाए, उसको स्टडी किया जाए तो उसके 3 मेन पार्ट्स हमें नज़र आते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं जी? नंबर 1 फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये 3 हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है जी। तो अगर ब्रेन के कंपोनेंट आपसे पूछे जाएँ 3 मेन पार्ट्स जो हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो आपने ये 3 के नाम बता देने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। चलें जी, फोर ब्रेन जो है इसे हम देखते हैं जी। फोर ब्रेन क्या होता है जी?
फोर ब्रेन का सबसे फर्स्ट पार्ट जो है उसे हम कहते हैं सेरिब्रम। फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्दर इसको डिवाइड करते तो पार्ट इज अ सेरिब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है कौन सा पोर्शन है जी, फोर ब्रेन कह लें। फोर ब्रेन में फर्दर अगर डिवीजन में जाएं तो सेरिब्रम जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसे हम लार्जेस्ट पार्ट कहेंगे जी। इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज लोब्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। तो इसके पास दो बड़े लार्ज है सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो ये है जी हेमिस्फेयर, आप देख सकते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। तो हमारे ब्रेन में जो है ये कुछ इस तरह से मौजूद है जी। और सेरिब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट है, इसको दो कलर व्यू में दिखाया गया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये कलर करके आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो दिखाया गया है कि इजी अंडरस्टैंडिंग। ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है क्लास। सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये कन्वोल्यूटेड नेटवर्क सा होता है, इसे हम कहते हैं। एक ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, एक जो है ये सेकंड कलर जो है जामुनी सा कलर जो है, इन दोनों कलर के ये जो है हेमिस्फेयर, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है और दूसरा राइट हेमिस्फेयर है। दीज हेमिस्फेयर, हेमी मतलब हाफ होता है, स्फेयर मतलब सर्कल, स्फेयर का एक गोल सा जो स्फेयर, हाफ स्फेयर को कहते हैं हेमिस्फेयर। दीज हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय, अब इन दोनों का हेमिस्फेयर्स को मिलाने के लिए आर कनेक्टेड बाय डीप ब्रिज ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। अब इन दोनों के, दोनों लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर के दरमियान में जो गैप होता है उसमें फाइबर्स ऑफ नर्व के होते हैं जो कि डीप ब्रिज बना देते हैं, जिसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो है वो दोनों हेमिस्फेयर को, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट करता है। अब बात की जाए कॉर्पस कैलोसम क्या है, तो कॉर्पस कैलोसम जो बेसिकली आप नर्व फाइबर्स का एक ब्रिज सा होता है, उनका एक नेटवर्क सा होता है। नर्व फाइबर्स भी होते हैं बेसिकली जो कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। These hemispheres are connected and are separated by a layer of dura matter called falx cerebra। तो फिर इन दोनों को सेपरेट जो है एक लेयर करती है, एक कनेक्ट को किया इसने कॉर्पस कैलोसम में, और ड्यूरा मैटर की एक लेयर भी इनको सेपरेट करता है जिसे कहते हैं फॉक्स सेरिब्रा। फॉक्स सेरिब्रा जो है ये इनको सेपरेट करती है। द सर्फेस ऑफ द सेरिब्रम इज मार्क्ड बाय रिजीज और कन्वोल्यूशंस। तो सेरिब्रा जो है और सेरिब्रम को हम आइडेंटिफाई इस तरह कर सकते हैं कि सरफेस पे कन्वोल्यूशंस होती हैं, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं गहरी, एंड डिप्रेशंस को हम कहते हैं सुल्की। ये दो टर्म यूज़ की जाती है। रिजिड और कन्वोल्यूशन को कहते हैं गहरी और इसकी सरफेस पे जो होती हैं, और जो डिप्रेशन होते हैं हम कहते हैं सुल्की। एक को सुल्कस कह देते हैं, गहरी एंड सुल्की। आप लोग ये देख सकते हैं ये जो कन्वोल्यूशंस हैं वहाँ पे लिखा हुआ है गैरिस, ठीक है। कुछ पोस्ट सेंट्रल गैरस होते हैं, कुछ डिफरेंट है, सुप्रा मार्जिनल गैरेज, और जहाँ पे ये ग्रूव से बने डिप्रेशन है वहाँ पे लिखा हुआ, ऊपर आप देखें अगर तो लिखा हुआ है सेंट्रल सुल्कस, पोस्ट सेंट्रल सुल्कस। तो ये डिप्रेशन जो है उसे सुल्कस कहते हैं, और जो कन्वोल्यूशन है उसे हम गैरी कह देते हैं। उनके फर्दर डिवीजन है उनमें कि कौन कौन से डिवीजन है। गैरी एंड सुल्कस हो गया जी। दी सुल्की डिवाइड ईच हेमिस्फेयर इनटू डिफरेंट लॉब्स। इन सुल्की की वजह से जो है एक हेमिस्फेयर में जो है डिफरेंट लॉब्स होते हैं। अब उन लॉब्स के नाम क्या क्या हैं। नंबर 1 लॉब जो है फ्रंटल लॉब, ये हेमिसेरिब्रल में जो है लॉब्स होते हैं डिफरेंट। फ्रंटल लॉब इट फॉर्म द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच हेमिस्फेयर। हर हेमिस्फेयर के फ्रंट पार्ट पे जो है होता है जी फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब हो गया जी, और उसके बाद जो आ जाएगा पैरिटल लॉब। इट इज पोस्टीरियर टू फ्रंटल लॉब एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय सेंट्रल सुल्कस। तो पैरिटल लॉब और फ्रंटल लॉब को जो सेपरेट करता है उसे कहते हैं सेंट्रल सुल्कस। तो सेंट्रल सुल्कस जो है
वो पेरिटल और फ्रंटल लोब को सेपरेट करता है। और ये जो है पेरिटल लोब होता है फ्रंटल लोब की पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे जो है मौजूद होता है। नेक्स्ट लोब इसका है जी, सेरिब्रम में जो लोब होता है वो टेम्पोरल लोब, लोब्स का आपको नाम याद होने चाहिए। इट लाई बिटवीन द फ्रंटल लोब एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय लेटरल सुल्कस। तो लेटरल सुल्कस जो है वो टेम्पोरल, फ्रंटल और टेम्पोरल को सेपरेट करता है। फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को जो सेपरेट करता है उसको कहते हैं लेटरल सुल्कस। Then है occipital lobe. It forms the posterior portion of the cerebral hemisphere. तो ये posterior portion जो है cerebral hemisphere का बनाता है। Then जो है insula. It is located deep and is covered by parts of frontal parietal and temporal lobe जो है। इन लोब से insula जो है कुछ पार्ट जो है frontal और parietal lobe का भी बनाते हैं, इसको कवर अप करते हैं, कुछ temporal lobe, यानी ये तीनों temporal, frontal और पेरिटल लोब, तीनों लोब्स जो हैं मिलके तो इंसुला को कवर अप करते हैं। ठीक है, तो ये थे जिसके लोब्स हैं डिफरेंट सेरिब्रम के। नेक्स्ट है टोटल मास ऑफ द ब्रेन और सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो इसमें सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है और इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं फर्दर सेरिब्रम को देखा जाए, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है सेरिब्रम का आउटर पोर्शन होता है और सेरिब्रल मेडुला जो होता है वो इनर पोर्शन होता है। ठीक है, और मज़ीद देखा जाए तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास ग्रे मैटर होता है और सेरिब्रल मेडुला के पास वाइट मैटर होता है। ये ब्रेन में स्पेशली होता है, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर होता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास ग्रे मैटर होता है। इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ ग्रे मैटर विच फॉर्म द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम। तो देखो आ गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम और ये बना किसका होता है, ग्रे मैटर का होता है। इट कंटेन अबाउट 75% ऑफ ऑल न्यूरॉन सेल। तो 75% न्यूरॉन सेल्स ऑल टाइप्स के उसमें मौजूद होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। देन है जी सेरिब्रल मेडुला, और ये वाइट मैटर का इनर पोर्शन होता है। इट जस्ट लाइज जस्ट बीनेथ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मेक अप द बल्क ऑफ द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का ज़्यादातर हिस्सा जो है सेरिब्रल मेडुला बनाता है। इट मेनली कंटेन्स बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। देखो वाइट मैटर के अंदर जो नर्व फाइबर होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं और ग्रे मैटर के अंदर होते हैं ए माइलिनेटेड, जिसमें विदाउट माइलिनेटेड। ठीक है ना, नेक्ड नर्व फाइबर्स होते हैं, उसमें माइलिनेशन नहीं होती। ग्रे मैटर में, वाइट मैटर में नर्व फाइबर के गिर्द जो है माइलिनेशन होती है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स डैट कनेक्ट द न्यूरॉन सेल बॉडी विद अदर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो इसके पास जो है माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं और एक बॉडी एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ और नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है ये सेरिब्रल मेडुला के। तो ये हैं दो इसके फर्दर पार्ट्स जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन है और इसमें ग्रे मैटर होता है। सेरिब्रल मेडुला इनर पोर्शन होता है और इसमें वाइट मैटर होता है। मेन आपकी याद रखने वाली चीज़ें ये हैं। नेक्स्ट है बेसल गैंग्लिया। These are the masses of grey matter lies deep in the cerebral hemisphere. cerebral hemisphere के अंदर डेप्थ में अगर देखें तो वहाँ पे हमें बेसल गैंग्लिया मिलेंगे। These are following. बेसल गैंग्लिया कौन कौन से है? कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, पुटामेन, ग्लोबस पैलेडस। ठीक है, तो ये एक बेसल गैंग्लिया होते हैं सेरिब्रम के अंदर जो है। कौन कौन से? कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैलेडस। ये हमारी बुक में इसकी डिटेल नहीं है इतनी ज़्यादा, इसलिए हमने नाम ही याद करने हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर बेसल गैंग्लिया भी मौजूद होते हैं और दीज आर कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैलेडस। ठीक है, ये बेसल गैंग्लिया भी इसके पास मौजूद होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो वेंट्रिकल कौन कौन से होते हैं जी? वेंट्रिकल है क्या? दीज आर इंटरकनेक्टेड कैविटीज़। वेंट्रिकल बेसिकली कैविटीज़ होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं।
प्रेजेंट बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ब्रेन स्टेम, तो दोनों हेमिस्फीयर के दरमियान में भी आपस में कनेक्ट भी करती हैं और ब्रेन स्टेम में भी मौजूद होती है। वैसे ब्रेन में ओवरऑल 4 जो हैं वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं, जो मेजर वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन की 4 हैं। दीज आर लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ। ये अब देखते हैं कौन कौन सी हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो पहले और दूसरे वेंट्रिकल को हमने नाम दिया हुआ है लेटरल वेंट्रिकल, क्योंकि ये लेटरल साइड पे होती है, इस वजह से इन्हें नाम दे दिया गया है दीज आर लेटरल वेंट्रिकल्स। तो लेटरल वेंट्रिकल्स 2 होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। दीज एक्सटेंड into cerebral hemisphere and occupy portion of frontal occipital and temporal lobes में। तो ये किस रीजन में, कौन से लॉब में, फ्रंटल और फ्रंटल लॉब्स के रीजन में, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लॉब्स के रीजन में ये जो दोनों क्या वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लॉब्स के रीजन में ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी थर्ड, फर्स्ट सेकंड हो गया, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल। इट इज लोकेटेड इन द मिड लाइन ऑफ द ब्रेन बिनेथ द कॉर्पस कैलोसम, तो मिड में होता है ब्रेन के और कॉर्पस कैलोसम के नीचे मौजूद होगा। दीज वेंट्रिकल कम्युनिकेट विद द लेटरल वेंट्रिकल थ्रू द इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, तो इन वेंट्रिकल के दरमियान में ओपनिंग होती है, फोरामेन्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है ये लेटरल वेंट्रिकल के साथ थर्ड वेंट्रिकल जो है वो कम्युनिकेट करता है, फ्लूइड को पास आउट होता है इनमें से। लास्ट इसका वेंट्रिकल है जी फोर्थ वेंट्रिकल। इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम। इट कम्युनिकेट विद द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू सेरिब्रल एक्वेडक्ट, तो फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होगा। थर्ड वेंट्रिकल फर्दर जो है फर्स्ट और सेकंड के साथ कनेक्ट है, इस तरह से आपस में चारों वेंट्रिकल कनेक्टेड है। और वो जो डक्ट है जिसके थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल के साथ अटैच होता है, कनेक्ट होता है, उसे कहते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। दिस वेंट्रिकल कंटिन्यू विद सेरिब्रल विद सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कार्ड, तो यही वेंट्रिकल जो है फिर जो है फोर्थ वेंट्रिकल का जो है वो फिर आगे फर्दर कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ एंड अल्टीमेटली टू द एरिकोनॉइड स्पेस ऑफ द मेनिंजेस की एरिकोनॉइड स्पेस के साथ भी ये कनेक्टेड होता है। तो क्लास ये था जी हमारा आज का इसका लेक्चर, और इसमें हमने ब्रेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, उसमें स्पेशली हमने फोर ब्रेन को डिटेल में देखा कि फोर ब्रेन का पार्ट्स मेन जो है सेरिब्रम था और उसके डिफरेंट लॉब्स हमने देखे कि फ्रंटल लॉब, पेरिटल लॉब्स, टेम्पोरल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब एंड इंसुला, ठीक है। फिर हमने कहा जी सेरिब्रम को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है आउटर पोर्शन होता है, ग्रे मैटर होता है, सेरिब्रल मेडुला जो है वो इनर पोर्शन है और वाइट मैटर है। देन हमने बात की कि सेरिब्रम में जो है बेसल गैंग्लिया भी कुछ मौजूद होते हैं और इनके नाम भी हमने देखे। दीज आर कार्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन और ग्लोबस पेलाडस होते हैं ये। फिर हमने वेंट्रिकल देखा जो है वो टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल को कहते हैं जी लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और ये मोस्टली जो है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लॉब्स के रीजन में मौजूद होते हैं। देन देयर इज थर्ड वेंट्रिकल जो कि मिड लाइन ऑफ ब्रेन में मौजूद होगा, कॉर्पस कैलोसम के नीचे है। और थर्ड वेंट्रिकल जो है लेटरल वेंट्रिकल के साथ फोरामेन्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। आफ्टर हमने बात की फोर्थ वेंट्रिकल की, ये भी ब्रेन स्टेम में मौजूद है और ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू सेरिब्रल एक्वेडक्ट और फर्दर जो है ये कंटिन्यू रहता है और सेंट्रल कैनाल के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। अल्टीमेटली द एरिकोनॉइड स्पेस ऑफ द मेनिंजेस तक ये पहुंच जाता है। क्लास ये था जी आज का आपका लेक्चर जो है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम स्टार्ट करेंगे ये उर्दू मीडियम का जो है, और बुक का जो है पेज नंबर 307 पेज नंबर पे। और टॉपिक जो है हमने स्टार्ट किया डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है चैप्टर का हमने स्टार्ट किया करना है आज मैदे की मैकेनिकल हरकत। तो मैकेनिकल मूवमेंट जो है स्टमक की वो क्या है, किस तरह से होती हैं, ये हम देखेंगे। बुक का पेज नंबर है 307 पेज नंबर, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। चलें देखते हैं ये मैदे की
मैकेनिकल हरकत साथ छोटी आंत को भी हम आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक भूख महसूस ना हो मैदा हालत सुकून में होता है, लेकिन भूख का एहसास होते ही ये सिकुड़ना और फैलना शुरू हो जाता है। जैसे ही भूख लगना शुरू होती है फिर ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसमें स्टार्ट हो जाती है। और ग़िज़ा खाने के बाद मैदे का फंडस और बड़ा खम फूल कर बाहर को निकल जाता है। जो मैदे का फंडस है, फंडस स्वेल अप होके फूल के वो बाहर की तरफ हो जाता है ताकि एक्सटेंड हो जाए, और मैदा लंबाई के रुख बढ़ता है। याद रखें, मैदा लंबाई के रुख बढ़ता है। मैदे की इस हालत को रिसेप्टिव रिलैक्सेशन कहते हैं कि ये फूड को रिसीव कर रहा है, इस वजह से कह दिया रिसेप्टिव रिलैक्सेशन की फेज़ में। जब खाना खा रहे हैं उस फूड उसमें जा रही है तो ये जी मैदा जो है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन की सिचुएशन में मौजूद है। इस मरहले में मैदे के गैर इरादी अज़ालात ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी बिना पर ग़िज़ा मैदे में आसानी से समा जाती है। मैदा एक ख़ास हद तक भरकर मज़ीद फैलने से इनकारी भी हो जाता है। मैदे की भी एक लिमिट है, उस लिमिट तक उस हद तक जो है ये एक्सटेंड तो हो सकता है। और मैदे की वो लिमिट क्या है? मैदे के इस हालत तक पहुँचने में तकरीबन 1.5 लीटर या 1 किलो तक 1.5 किलो तक ग़िज़ा अशिया समाई जा सकती हैं। या लिक्विड के मामले ले लें तो वो 1.5 लीटर तक कैपेसिटी है इसकी, और अगर फूड की बात करें वो भी 1.5 किलो जो है वो फूड को ये समा सकता है। इसके बाद इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ग़िज़ा से पुर हो जाने के बाद मैदे में 2 किस्म की मैकेनिकल हरकत, यानी जब फिल हो गया अब फूड उसमें आ गई तो अब जो हरकत कौन सी? टॉनस और पेरिस्टालसिस शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मैदे में टॉनस, और टॉनस मतलब उसमें एक स्ट्रेचनेस आ जाएगी, ये टॉनिसिटी होती है, स्ट्रेचनेस जो आ जाएगी स्टमक में, और उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ये 2 काम होते हैं, टॉनस और पेरिस्टालसिस। और इन हरकत में मैदे की बॉडी नुमाया हिस्सा लेती है। तो ख़ास तौर पर मैदे की स्टमक की जो बॉडी है वो ख़ास तौर पे इसमें अपना रोल प्ले करती है। मैदे में पहुंचने के बाद ग़िज़ा का ढेर तहों की सूरत में लग जाता है। तो ग़िज़ा जैसे खाते हैं वो फिर उसकी लेयर्स बनती चलती जाती हैं स्टमक के अंदर। मैदे की दीवारें इस ग़िज़ाई ढेर पर हल्का लेकिन मुस्तकिल दबाव डालती हैं। तो वाल जो है बाहर से भी वो प्रेशर तो फूड के ऊपर डालती हैं, जिसके तहत ग़िज़ा पाइलोरस की तरफ धकेली जाती है। तो पाइलोरस लोअर पार्ट जो है स्टमक है उसका तरफ जो है ग़िज़ा फिर दबाव ऊपर से होता है और पुश भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से फूड आहिस्ता आहिस्ता नीचे पाइलोरस की तरफ मूव करती है। और ये अमल इस वक्त तक जारी रहता है जब तक तमाम ग़िज़ा पाइलोरस से गुजर कर छोटी आंत में ना पहुंच जाए। स्लोली मूव होता चला जाता है जब तक जो है सारी ग़िज़ा वहाँ तक पहुँच ना जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। मैदे के सबसे निचले हिस्से में मौजूद अज़ालात बड़ी ताकत के साथ सिकुड़कर ग़िज़ा को मैदे की रतूबात से के साथ मिला देती है। अब उसमें सिकुड़ाव और फैलाव जो होता है उसका मतलब है कि वो मैदा भी कुछ सेक्रेशन प्रोड्यूस कर रहा था, रतूबात जो है रतूबतें प्रोड्यूस करता है, वो भी उनके फूड के साथ मिक्सअप हो जाती है। जिसके बाद ग़िज़ा ठोस मलहूबे कायम यानी कायम शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब कायम बेसिकली क्या है जी? स्टमक के अंदर फूड के ऊपर मुख्तलिफ केमिकल्स और उसके ऊपर मैकेनिकल प्रेशर जो है करने के बाद अल्टीमेटली वो शोरबे की तरह का सेमी लिक्विड जो है फॉर्म में हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कायम। यानी ये कह लें जब स्टमक से फूड बाहर निकलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, तो उसे स्टमक से फूड बाहर निकलेगी, आगे जो है वो सेमी लिक्विड फ्लूइड टाइप होती है, उसे हम कहते हैं कायम, जो ड्यूडेनम में जाएगा। स्टमक से बाहर जब निकलेगी तब वो कायम बन चुका होगा। तो कायम क्या है? उसने बता तो ग़िज़ा ठोस मलहूबे कायम, यानी ठोस वो होता है सेमी लिक्विड टाइप जो है, सेमी सॉलिड फूड जो है, ठीक है, जो फ्लो भी करते हैं स्लाइडली, उसे हम कायम कहते हैं। ये कायम पाइलोरस से गुजरकर छोटी आंत के इब्तदाई हिस्से 12 अंगुष्ठी जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम आंत में पहुंच जाता है। तो पाइलोरस से छोटी आंत के इब्तदाई हिस्से पहला हिस्सा जो है 12 अंगुष्ठी जो है वहाँ पे आ जाता है, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। यूँ मैदा आहिस्ता आहिस्ता खाली होता चला जाता है। मैदे की ये हरकत असाबी कंट्रोल के तहत होती हैं। इसके बाद इस नीम मलगूबे पर दर झैल हालात गुजरते हैं। वो जो कायम आया है नीम मलगूबा जो है
उसके ऊपर क्या क्या प्रोसेस होगा वो आप देखेंगे। तो याद रखना स्टोमिक से जब फूड बाहर निकलते हैं तो वो उससे हम कायम कहते हैं। कायम जैसे ही ड्यूडेनम में पहुँच कर इसकी दीवारों पर दबाव डालता है तो इससे एक खुदकार रद्द-ए-अमल यानी नर्व रिफ्लेक्स वाक़या होती है, जिसके नतीजे में 10वीं यानी वेगस नर्व दिमागी असा पर मनफी असरात मरतब होते हैं और मैदे के अज़लात की हरकत वक्ती तौर पर कम हो जाती है, बल्कि मजमूई तौर पर मैदे की कुल हरकत ही सुस्त पड़ जाती हैं जब वो क्योंकि अब इसका मतलब है कि फूड अब आगे मैदे से पास आउट हो चुकी है। आप तो ड्यूडेनम का काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है, स्टमक का काम ख़त्म हो गया, लिहाजा उस पर फिर नेगेटिव असरात आना शुरू हो जाते हैं कि वेगस नर्व जो है वो फिर उसकी मोटेलिटी को, उसका जो फंक्शन जो कर रहे थे उसे सबको आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि अब फर्दर ज़रूरत नहीं है, फूड तो पास आउट हो चुकी है, अब एम्प्टी है, तो अब आराम से रिलैक्स करें मैदा। इसके साथ मैदे से ग़िज़ा का इन्हला भी सुस्त पड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा फूड तो गुजर गई है, तो मज़ीद भी फिर फूड अब थोड़ी बहुत रह गई है, वो निकलेगी या तो सारी वो पास ही कर लेता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन हो जाता है। दूसरे मरहले में 10वीं दिमागी असबे में दोबारा तखरीक शुरू हो जाती है। इसकी वजह से मैदे की पेरिस्टाल्टिक हरकत में तेज़ी आ जाती है। पहले वो उसे डाइजेस्ट कर रहा था, अब जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है प्रोड्यूस करेगा और मैदा फैलना और सुखना शुरू हो जाता है और मैदे से ग़िज़ा का इन्हला शुरू हो जाता है, फिर दोबारा से अगर है तो फिर दोबारा से वो वेव प्रोड्यूस होंगी और इस तरह से ये कंटिन्यूटी आती रहती है इसमें। इस मैकेनिकल निज़ाम के नतीजे में नशास्ता दार ग़िज़ा यानी कार्बोहाइड्रेट पर ये मैदे से जल्द खारिज हो जाती हैं, जबकि लम्हियाती, क्योंकि नशास्ता दार ग़िज़ाएँ वो मुंह में ही जब हम चबा रहे होते हैं, साथ सलाइवा लग रहा होता है, तो वो बेसिकली सलाइवा जो है कार्बोहाइड्रेट को नशास्ते को तोड़ने के लिए होता है, तो पहले ही वो तकरीबन वो डाइजेस्टेड फॉर्म में होती है, इसलिए वो पहले ही पास आउट हो जाता है। मेन काम स्टमक का होता है प्रोटीन, जिसे हम लम्हियात कहते हैं, लम्हियाती जो है इन्हें तोड़ना होता है, तो जबकि प्रोटीन अशिया मैदे में ज़्यादा ठहरती हैं, चिकनाइयाँ सबसे आखिर मैदे से खारिज होती हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट जो हैं वो लिपिड जो हैं वो पास आउट करते हैं। तो इस तरह से मैदे की हरकत होती हैं और साथ साथ डाइजेशन भी इसमें हो रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या है जी? ये एक पेचदार नाली है जो मैदे के आखिरी सिरे यानी पाइलोरस से शुरू होकर बड़ी आंत तक जाती है। बड़ी यहाँ पे लिखा इलियोसिकल वाल्व। तो छोटी आंत जब बड़ी आंत के साथ जुड़ती है, बड़ी आंत का जो वो पोर्शन है उस पोर्शन को कहते हैं सीकम। तो सीकम और अब छोटी आंत का पोर्शन होता है इलियम, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं, ये दोनों आपस में मिलेंगे, छोटी और बड़ी आंत जहाँ पे मिलती हैं उसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और सीकल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट, और देखो आप छोटी आंत ख़त्म है तो आखिरी पार्ट है उसका, बड़ी आंत स्टार्ट है, सीकल उसका स्टार्टिंग पार्ट है। तो इलियम और सीकम आपस में जब मिलते हैं तो उससे कनेक्शन एक प्रोड्यूस, जिसे इलियोसिकल वाल्व के थ्रू जो है छोटी आंत बड़ी आंत के साथ जुड़ती है। इसकी लोकेशन बतानी पड़े तो बताना है स्टोमिक क्या पाइलोरिस, पाइलोरिस के बाद स्टार्ट हो जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है इलियोसिकल वाल्व तक जो है ये कंटिन्यू होती है। एक जगह छोटी आंत बड़ी आंत से मिल जाती है, इस जगह, ये जो जगह है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, यहाँ पे ये मिल जाती है। अच्छा, अब छोटी आंत की लंबाई तकरीबन 6 मीटर होती है, या अगर फीट में बात करें तो 21 फीट होती है। 6 मीटर, या अगर फीट्स में आप बात कर रहे हैं तो 21 फीट जो है इसकी लेंथ होती है, लंबाई अगर मेजर की जाए तो इतनी होती है। इसकी लंबाई जिस्मानी कद के तनासब से होती है। इसकी लंबाई जिस्मानी कद के तनासब से होती है, जितना ज़्यादा हाइट होगी फिर उसकी इसकी लेंथ भी उस हिसाब से होती है। जबकि बड़ी आंत की लंबाई का कद से कोई ताल्लुक नहीं होता, छोटी आंत का कद से ताल्लुक होता है, बड़ी आंत का ताल्लुक नहीं होता। छोटी आंत का वो हिस्सा जो मैदे के करीब होता है ज़्यादा कशादा होता है, ठीक है, मगर जैसे जैसे आंत आगे बढ़ती है इसका कतर जो है कम होता चला जाता है। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ जो है, इनर ल्यूमेन जो है वो कम होती जाती है। शुरू में इसकी ल्यूमेन छोटी आंत की ज़्यादा होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एंटर कर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका डायमीटर कम होता चला जाता है।
छोटी आंत शिकम के जॉफ, शिकम कहते हैं एब्डोमेन पेट को, जॉफ कहते हैं कैविटी को। तो एब्डोमिनल कैविटी के ज़ेरी वस्त हिस्से लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ में वाक़या होती है, जिसकी लोकेशन है। लेकिन बाएं तरफ इसका हिस्सा रेक्टम और दीवार शिकम यानी पेट की दीवार के दरमियान आ जाता है। तो यह है इसकी लोकेशन। तो नेक्स्ट हम छोटी आंत के हिस्से जो हैं वो भी नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है जी क्लास, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।